यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ईच न्यू डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर सेल्फ, टेक इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हर एक दिन आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो? क्या आप उस नई अपॉर्चुनिटी से कुछ सार्थक बना सकते हो? ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर दिन कुछ अपॉर्चुनिटी तो लेकर आती है। समय सबको बराबर मिलता है, समय मिलता है, आप क्या उससे बेहतर कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, ये वाली चीज है आप लोगों की। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देंगे आप सभी लोग। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया, जैसे मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड की 600 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फ्रेंड जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, ताकि एनर्जी के साथ में हम लोग आज का पूरे 50 क्वेश्चन का सेशन जो है वो कंप्लीट कर सके। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि पार्क, अभयारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जनपद इज नॉट करेक्टली मैच्ड? भीम बांध, मुंगेर, नागी डैम, जमुई, कैमूर, बक्सर, राजगीर, नालंदा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए कैमूर जो है आप लोगों का ये अपने आप में एक जिला है, और बक्सर जो है अपने आप में एक जिला है। तो कैमूर अभयारण्य अलग है और बक्सर जो है एक जिला अलग है आप लोगों का। तो ये तो कोई मेल ही नहीं खाता यहां पर में, अलग अलग है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कौन सा वाला नहीं है ये पूछा था। इसका मतलब ये है कि भीम बांध कहां पर में है? देखो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। भीम बांध कहां पर में आप लोग लिखेंगे? नागी डैम, नकटी डैम दोनों कहां पर में है आप लोग लिखेंगे, क्योंकि ये सही है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। राजगीर कहां पर में है आप लोग लिखेंगे, क्योंकि यही चीजें हैं फ्रेंड जो आपको क्वेश्चंस की से और बहुत सारे क्वेश्चंस याद करने में मदद करती है। ठीक है, तो यहां पर में याद रखना है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कैमूर के अंदर में, ना कि बक्सर के अंदर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और बता दूं। ये कैमूर के अंदर में आप लोगों का सेकंड नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। ये करंट अफेयर की न्यूज है, अभी अभी ताजी ताजी गरम गरम न्यूज है, ये भी याद रख लेना। टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। पहला वाला कहां पर में वो कमेंट करके बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन रिवर एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनाया गया, कौन से नदी पर और किस जिले में स्थित है, ये बताना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। क्या बात है फ्रेंड्स, कमाल कर दिया आप लोगों ने एकदम। यहां पर मैं आप लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं और कमेंट्स में भी बताते जा रहे हो जो सवाल मैं पूछ रहा हूं। मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो चेनाब नदी के ऊपर में बना है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, चेनाब नदी और रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये याद रखेंगे फ्रेंड, चेनाब नदी के ऊपर में बना है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। 359 मीटर की उसकी ऊंचाई है। एफिल टावर से भी ऊंचा है वो, नदी के ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है उसका ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना रखा है? भाई ग्रोथ रेट, जीएसडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रखी है? जीएसडीपी की ग्रोथ रेट, तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ये रखी है 15.24%। कितने लोगों का सही था जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। 15.24% की दर से आगे बढ़ना है अभी बिहार ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में आप लोग देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, भारत के अंदर में भारत सरकार ने सोचा है कि 6% से लेकर 6.8% तक हमें वृद्धि करनी है। लेकिन बिहार जो है उसने सोचा है कि हम जो है 15.24% से आगे बढ़ेंगे। हमने कितना सोचा है? बिहारी एक बिहारी सब पे भारी, 15.24% की दर से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य ही ऐसा रखा है कि भाई कम से कम 10-12 तक तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? चौथा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। यहां पर मैं आंसर करते रहिए आप लोग। पानीपत का दूसरा युद्ध, अगर मैं दूसरे युद्ध की बात करूं पानीपत की, तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, ये पहला था आपका। अकबर और हेमू की सेना के बीच में लड़ा गया था दूसरा वाला युद्ध। ठीक है, दूसरा वाला युद्ध। और फ्रेंड्स तीसरा वाला जो युद्ध था पानीपत का, वो लड़ा गया था मराठा सेना, मराठा और अफगान सेना के बीच में। अफगान में भी जो अहमद शाह अब्दाली था वो था उनका जो है यहां पर में
यहां पर में उनका सेनापति या उनके वो लड़ रहा था बेसिकली अफगान सेना की तरफ से। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ये भी याद कर लो यार, क्या पता ये पूछ ले 1761 पूछ ले। अब बाबर की पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। बस खत्म, 3 लड़ाई याद करनी थी, आप लोगों ने याद कर ली। 900 क्रॉस हो गए, क्या बात है, जबरदस्त। 900 बच्चे क्रॉस हो गए फ्रेंड चौथे क्वेश्चन में ही। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ, कौन सा राज्य बना? अरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बता सकते हो आप लोग, आप लोगों को तो पूरा याद करवा दिया है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला भी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा वाला है भारत का? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर कौन सा है भारत का ये? ठीक है, जिसके जरिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर कौन सा है ये भी बताएंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा आंसर करो, कौन सा भारत, सिक्किम कौन से वर्ष में भारत का राज्य बना, बताओ। लो कर लो बात। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा भाई। कितने लोग हैं जिन्होंने ई लगाया? भारत में 1975 में राज्य बना था ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 36 था। इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया होगा उन लोगों का बिल्कुल सही हो गया है, और जिनका नहीं हुआ वो अब याद रखेंगे। मेरे साथ में लिखो वापस से, सिक्किम भारत का कब राज्य बना, कौन से वर्ष में? 1975 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था सिक्किम को लाने के लिए? आजा आजा भारत में शामिल हो जा। ठीक है, तो 36वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, इसके जरिए भारत का राज्य बनाया गया है। 1000 क्रॉस हो गए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 5 में से 5 किसके सही थे वो बता देंगे कमेंट करके, और जो लोग 5 क्वेश्चन सीख गए हैं वो भी बता देंगे कि जी सर सीख गए 5 क्वेश्चन। ये सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ, सिस्मो, ठीक है, पृथ्वी की हलचल। तो यहां पर मैं आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। अर्थक्वेक को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थक्वेक को मापने के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक को मापने के लिए। तो याद रखना है आप लोगों ने, जब भी अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो वो सिस्मोग्राफ की लाइन ऐसी जाती है, और जैसे आता है वैसे वैसे ये हिलने लगती है। तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल जो है आप लोगों का अर्थक्वेक को मापने के लिए किया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। आप लोगों की रिवीजन टेस्ट है, मैंने कहा था कि भाई आपको रिवीजन बहुत 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 अच्छे से करनी है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जितने भी बच्चे यहां पर में हमारे देख रहे हैं, जो पुराने बच्चे, उन लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को, ठीक है, ये मैंने अच्छे से याद करवाया था जानबूझकर कि आप लोग इसको जो है पूरा पूरा पढ़ ले, आप लोग, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला वाला सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये व्यास नदी के किनारे पे है क्या? कौन से नदी के किनारे पर है? कमेंट करके बताओ आप लोग। व्यास नदी के किनारे पे नहीं है, रावी नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है, जहां 3 है उसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता। हड़प्पा के उत्खनन करता आरडी बैनर्जी थे। आरडी बैनर्जी नहीं थे, दयाराम साहनी थे। सर दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। तो ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो तीसरा चौथा गलत है आप लोगों का, 4 यहां पर में, ये भी आंसर गलत हो गया आपका। अब बचता है 5वां वाला, छत्र वाला ताम्र रथ। ताम्र रथ कहां पर में मिला है? मैंने आपको बताया था कॉपर वाला, कॉपर का बना हुआ, कॉपर से बना हुआ है वो। ठीक है, तांबे से बना हुआ है एक रथ। अब वो घोड़े से नहीं खींचा जाता था, वो कोई और जानवर से खींचा जाता होगा, क्योंकि घोड़ा तो पाया नहीं गया वहां पर में ज्यादा, सुरकोटदा को छोड़कर कहीं पे हड्डियों के अवशेष मिले ही नहीं हमें। तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद में मिला है आपको ताम्र रथ, दाइमाबाद के अंदर में। तो ये भी गलत है, दाइमाबाद में मिला है। ताम्र रथ कहां मिला है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कितने लोगों ने सही किया था हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स। लाइक का नंबर भी 1000 से ज्यादा कर दीजिए जल्दी से, ताकि ऐसी ही एनर्जी मेरे अंदर में बनी रहे। नाउ फ्रेंड्स, अब आपको बताता हूं, आपकी बिहार की बुक का, जो आप लोगों को ऐप में भी प्रोवाइड की गई है, आपको मिली हुई है। जितने भी बच्चे, पेट वाले बच्चे, उन लोगों को पता होगा, उनको बुक्स दी गई है पूरी की पूरी, आपकी जो भी बिहार की बुक्स है उसमें देखिए आप लोग, हड़प्पा जो है आपका, इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है ये, आपकी बिहार की बुक का स्क्रीनशॉट। ठीक है, 1921 में ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अब जो राखलदास बैनर्जी था, ठीक है, आरडी बैनर्जी, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदारो, उसकी खोज की थी 1922 में, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इस चीज को। ठीक है, ऐसे याद रखना था इस चीज को। बाकी फ्रेंड्स पूरी की पूरी जितनी भी आपकी जो अवेलेबल है आप लोगों की
जो बुक्स है वो आप लोगों को ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में प्रोवाइड कर दी गई है, और अब धीरे धीरे आप लोगों की एनसीईआरटीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को अपलोड की जा रही है वहां पर में। भाई एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो जो है आप लोगों की, मादा एनाफिलिस मॉस्किटो, ये क्या करती है फ्रेंड्स, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दूसरे बीमार व्यक्ति के शरीर से प्रोटोजोआ को लाकर डाल देती है। तो प्रोटोजोआ से फैलाती है, प्रोटोजोआ को फैलाती है। कौन फैलाती है? एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल वाली। तो ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो प्रोटोजोआ को इधर से उधर लेकर जाती है, ठीक है। आई, ठीक है, ये हाथ को मान लो मलेरिया, ऐसा होता नहीं, पूरा होगा तो मलेरिया दोनों को ही होगा, लेकिन मान लो इसको मलेरिया हुआ, इसने इसको काटी टुपुक करके यहां पर में, ओके, यहां गई उड़ते उड़ते, याले हाथ को जो है नहीं हुआ था मलेरिया, उसको गई काट दी, उसको भी उसके अंदर में भी प्रोटोजोआ को डाल दी, वो वाले प्रोटोजोआ को फैला दी। तो ऐसे जो है फ्रेंड्स, मतलब ये हाथ बताया, वैसे व्यक्ति आप समझिए कि दो 3 4 5 व्यक्ति तक पहुंचा देती है। तो ये दोनों कारण है यहां पर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आज का ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ए और बी दोनों के दोनों सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव को भी लगा लो आप लोग, ठीक है। अब कितने बच्चों ने ये सोचा था मेरे बिना बताए, मेरे बिना लिखे, वो लोग भी कमेंट करके बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों के लिए पूरी की पूरी लिस्ट आपकी दी हुई है। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के कारण, मच्छर फैलाते हैं, और मच्छर में भी एनाफिलिस, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो फैलाती है, ठीक है। ओके, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो फैलाती है प्रोटोजोआ से। तो ऐसे आप लोगों ने सोचना है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। पोलियो किससे होता है? पोलियो तो आप लोगों ने न्यूज में कई बार सुना होगा ना, या न्यूज में ये आता है पोलियो का वायरस, पोलियो का वायरस। तो पोलियो वायरस से होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आपको याद रखना है टाइफॉइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफॉइड, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, तो टाइफॉइड जो है जीवाणु के कारण होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। टाइफॉइड, टाइफॉइड, ठीक है। हैजा जीवाणुओं के कारण होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है आप लोगों के। इसके अलावा फ्रेंड्स क्षय रोग आप लोगों का जो है ये जीवाणु के कारण होता है। ये एटलीस्ट इतने याद रख लीजिए आप लोग, आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ना वायरस, ना जीवाणु, ना जो है आप लोगों का यहां पर में आप लोगों का विषाणु, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रोटोजोआ। भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति, ठीक है, का गठन कब किया था? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था, ये जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है फ्रेंड्स, इसका काम था संविधान का जो है खाका तैयार करना, कौन सी चीज पहले होंगी कौन सी बाद में होंगी, ये सारी चीजों को डिसाइड करना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR आंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने लोग थे? टोटल कितने लोग थे? तो टोटल ये आप लोग मेरे को जल्दी से बताइए कितने लोग थे इसके अंदर में। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR आंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। टोटल 7 लोग थे। इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये क्वेश्चन बनता है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ पर खुदे हुए जानवरों में से नहीं है, या जानवर खुदे हुए जानवरों में से है? क्या बात है है बोल दिया अब यहाँ। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कभी बोलता है नहीं है, कभी बोलता है। तो अब है वाला बोला है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से है? घोड़ा, एलिफेंट, लायन। मैं तो आपको डायरेक्शन बता सकता हूं, आपको पता है, मैं आपको डायरेक्शन, मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो दानिश सर के सारे लेक्चर्स जिसने देखे हैं ना, वो बच्चा डायरेक्शन बता सकता है। घोड़े की रफ्तार से वेस्ट की तरफ में जा रहे हैं हम, पश्चिम की तरफ में। हम भी जो है यहाँ पर में पश्चिमी देशों के अनुसरण कर रहे हैं, ये याद रखना है। हाथी मेरा साथी साउथ में पाया जाता है ज्यादा, इसी वजह से साउथ में देख रहा है यहाँ पर में। और उत्तर जिसने दे दिया वही शेर है, ठीक है, वही है लायन, वही है बब्बर शेर, जिसने दे दिया उत्तर। तो उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर में है आप लोगों का सारनाथ स्तंभ के ऊपर में लायन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे हैं इसके अंदर में। इस तरीके से डायरेक्शन के साथ में आप लोगों को याद करवा दिया था मैंने, ट्रिक्स के साथ। कितने लोगों ने ये ट्रिक लगा ली थी? अगर याद आ रही है तो जल्दी जल्दी से बता देंगे मुझे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में आप देख सकते हो कि सारनाथ के स्तंभ पर 4 जानवरों जो है आप लोगों के बने हुए, 4 मूल दिशाओं में देख रहे हैं। पश्चिम की तरफ में घोड़ा, घोड़े की रफ्तार से पश्चिम के देशों की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक सांड है जो पूरब की तरफ देख रहा है, बैल या सांड। हम लोगों को तो बुल या बैल ही समझते हैं ये लोग, उधर वाले लोग, कि ये बैल लोग है करके,
ठीक है, समझने दो हमें, क्या हम एक दिन बहुत ताकतवर बन जाएंगे तब बताएंगे उनको। तो एक सांड पूर्व की तरफ में देख रहा है, हाथी है दक्षिण की तरफ में देख रहा है, शेर उत्तर की तरफ में देख रहा है। ऐसे याद रख लेना था आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए एक बार शेयर मार दो यार जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने स्कूल के टीचर्स के ग्रुप में, सब जगह पे फैला दो एक बार जल्दी से अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के, ताकि इसी तरीके से हम लोग बेहतरीन जो है सेशन कर सके यहाँ पर मैं कंडक्ट। सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप, तो सबसे बड़ा 10 में से 10 किसके आए थे वो भी बता देंगे। सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप जो है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में स्थित है। उसका नाम आप लोग बताओगे उसका नाम आप लोग बताओगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है, उसका नाम है मजूली द्वीप। मजूली कौन से राज्य के अंदर में है? मजूली द्वीप, ये आसाम के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी के ऊपर में बना हुआ द्वीप है, लोग रहते हैं वहां पर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। यहां देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहां पर में आसाम में, और यहां पर में एक द्वीप बना हुआ है, मजूली आइलैंड बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी जो है गंगा की, यमुना की, नर्मदा की, महानदी की, या नन ऑफ दी अबव? तो सोन नदी जो है फ्रेंड, डायरेक्टली आंसर आप लोगों को लगाना है कि सोन नदी जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, बिहार में आकर मिलती है गंगा नदी से। आती कहां से है? जाती तो बिहार में है, आती कहां से है? तो आती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम की जगह है, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक नाम की जगह है माइकल हिल्स में, वहां से निकलती है, फिर यूपी में जाती है, और यूपी से फिर बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, कौन से साइड से आकर मिलती है? लेफ्ट से या राइट से? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? लेफ्ट से या राइट से? कहां से आकर मिलती है? राइट हैंड साइड से आकर मिलती है। पूरे 50 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं फ्रेंड, बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। तो आप देख सकते हो ये अमरकंटक सोन नदी जो है यहां पर में राइट हैंड साइड से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है? एक ऐसा पर्वत है जो ज्वालामुखी से बना है। अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, सातपुड़ा पर्वत, मोर देन नन ऑफ दी अबव, ज्वालामुखी से बना हुआ पर्वत। तो कौन सा वाला इनमें से जो ज्वालामुखी पर्वत है ये बता देंगे आप सभी लोग। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों का अरावली ये फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत है, पुराना वाला वलित पर्वत। यूराल माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है आपका, ये भी वलित पर्वत है। सातपुड़ा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, विंध्या और सातपुड़ा भारत के अंदर में ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक, भ्रंशोद पर्वत। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको पहाड़ों के प्रकार पढ़ा दूं? अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को पहाड़ एक लेक्चर ऐसा लूंगा जिसमें पहाड़ों के प्रकार भी पूरे के पूरे पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो यहां पर मैं एक भी आप लोगों का ज्वालामुखी वाला पर्वत नहीं है, जैसे कि माउंट किलीमंजारो, फुजियामा है आप लोगों का, ठीक है। माउंट किलीमंजारो कहां पर में है? अफ्रीका में है, सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, वो ज्वालामुखी के कारण बना है। माउंट फुजियामा आप लोगों का क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। अरे बैरन आइलैंड, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ये तीनों में से कोई नहीं है, पहले दो तो फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत बोला जाता है इनको, वलित पर्वत। इसको भ्रंशोद पर्वत बोलते हैं, सतपुड़ा और विंध्या को भ्रंशोद पर्वत, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके परमिशन के? अगर हम लोगों को राज्य विधानसभा में धन विधेयक लेकर आना है, कहां पर में? राज्य की विधानसभा में, ओके, राज्य की विधानसभा में। तो किसकी जो है संस्तुति या किसकी जो है परमिशन जरूरी है? किसकी परमिशन जरूरी है? राज्य के अंदर में धन विधेयक, धन विधेयक मतलब कोई भी टैक्स लगाना है, घटाना है, हटाना है, लगाना है, बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो वो धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। टैक्स या पैसे से रिलेटेड जो विधेयक होता है, उसको लाने से पहले गवर्नर की परमिशन लेनी होती है राज्य में। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार लाती है, केंद्र में संसद में अगर लेकर आना है तो संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन, और अगर मान लीजिए राज्य की विधानसभा में लाना है तो गवर्नर की परमिशन चाहिए होती है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। ओके, नाउ फ्रेंड्स, 15वें नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव दिल्ली रूलर्स बिटवीन 13 to 15 सेंचुरी। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 5 राजवंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर में, ठीक है, और पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आया था गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है फ्रेंड्स, उसी को तुर्क वंश भी कहा जाता है, तुर्क वंश भी उसी को कहते हैं।
उसी को जो है फ्रेंड्स हम लोग यहां पर में मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। दूसरा वाला जो है आप लोगों का वो है खिलजी वंश। खिलजी सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश ने। फिर आता है आप लोगों का तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक 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 वंश, तुगलक वंश। उसके बाद में बारी आती है सैयद वंश की, सैयद वंश। और उसके बाद आती है लोधी वंश की बारी। तो ये 5 राजवंश है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो यहां पर में गुलाम वंश को ही तुर्क वंश भी कहा जाता है आप लोगों का। तो तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो गुलाम वंश की जगह पे तुर्किश दिया हुआ था, इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि गुलाम वंश को ही तुर्क वंश भी कहा जाता है, ठीक है, गुलाम वंश को ही तुर्क वंश भी कहा जाता है। ऐसे याद रखोगे तो ही आप लोगों को जो है ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर याद हो पाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। देख पा रहा हूं मैं यहां पर में कि 970 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं सेशन के बीच में ही। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। तो तुर्किश रूलर, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। सबसे लंबा समय और सबसे कम समय किसका था? सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्ट वाला समय किसका था? जल्दी से आप टाइप करके बताओ। और सबसे लॉन्गेस्ट किसका था ये आप बताएंगे मुझे, आप लोग देखकर। मैंने लिख दिया है लेकिन आप लोगों से चाहिए मुझे कमेंट ये वाले, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग लिखे, ठीक है। आप लोग लिखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहां पर में निम्नलिखित में से कौन सा बांध उड़ीसा में है? सरदार सरोवर, मेजा डैम, टेहरी डैम, नागार्जुन सागर डैम, नन ऑफ द अबव। कौन सा वाला डैम जो है आप लोगों का उड़ीसा राज्य के अंदर में है? ठीक है, उड़ीसा राज्य के अंदर में है। भाई देखो मैं क्या बोलता हूं, आप लोग जो है ना कम से कम जो है यहां पर में 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही पाते। आप लोग 3 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर पाते। जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में आप लोग 3 ऑप्शन कम से कम आप लोग एलिमिनेट कर पाते। जी तो देखिए फ्रेंड्स, सरदार सरोवर डैम जो है ये आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता उड़ीसा वाला, ठीक है। टेहरी डैम जो है आपको पता है कि भागीरथी नदी के ऊपर में है, उत्तराखंड में, याद करवाया हुआ है आप लोगों को, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नागार्जुन सागर डैम याद करो, पिछले लेक्चर में बताया था, बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। नागार्जुन सागर डैम केरल आपका कृष्णा नदी के ऊपर में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर नागार्जुन सागर डैम। तो उड़ीसा में तो जा ही नहीं सकता वो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है वो, ठीक है, कृष्णा नदी पर। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मेजा बांध हो सकता है कई सारे लोगों के लिए नया हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेजा बांध जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। वहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है कोठारी नदी, कोठारी रिवर, ठीक है, कोठारी रिवर राजस्थान में, उसके ऊपर में बना है मेजा डैम। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। तो एक आध क्वेश्चन तो यार बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, टफ करने का। एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही घुमाएगा ना, एग्जाम क्लियर करनी है तो इसी तरीके से आदत डाल दो, आदत डालो करने की, ठीक है, आदत डालो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर में दिया था? ठीक है, कुशीनगर में, सारनाथ में, ऋषिपत्तन में, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। आंसर आप लोग करेंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। देखो धीरे धीरे सीखना है। मेजा डैम, नया चीज सीखी आप लोगों ने, मेजा डैम, ठीक है, राजस्थान में है, कोठारी रिवर के ऊपर में। देखो मैं आपको बता दूं मैंने कैसे याद किया था मेजा डैम। कोठारी ज्वेलर्स भी होता है, कितने लोगों ने नाम सुना है कोठारी ज्वेलर्स का? ठीक है, बड़े ज्वेलर है, ज्वेलरी की दुकान है कोठारी ज्वेलर्स करके। तो कोठारी, भाई अगर कोठारी जो है ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो मेजा ही मेजा आ जाता, आपको मजा ही मजा आ जाता है, मजा डैम। तो मजा से याद कर लिया था मेजा कि भाई कोई स्त्री है कोठारी ज्वेलर्स में चली गई, हाँ इतने सारी पायल, इतने सारे घुंघरू, इतने सारे जो है देखो सोने की चैन, वाह 9 लखा हार, मैं तो इनसे कहूंगी कि यही दिला दो मुझे, ठीक है, ऐसा वाला। तो मेजा, मजा आ जाएंगे आपको कोठारी नदी के ऊपर में, और आप राज करोगे, ठीक है, राज करोगे आप राजस्थान के अंदर में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को ही ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। कितने लोगों का दिमाग की बत्ती जली थी
सारनाथ को ही ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है, सारनाथ को ही ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, सारनाथ, ऋषि पत्तन, ये दोनों के दोनों जो है क्या है आप लोगों के एक ही जगह है जहां पर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये जगह कहां पर में मिलेंगी आप लोगों को, ये जगह मिलेंगी आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारनाथ या ऋषि पत्तन यूपी के अंदर में मिलेंगी, वाराणसी के पास में। तो देखो एक चीज है, सारनाथ और ऋषिपत्तन एक ही जगह है, एक ही चीज है। सारनाथ और ऋषिपत्तन एक ही चीज है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एक ही जगह है सारनाथ और ऋषिपत्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको कि क्यों मोर देन वन ऑफ द अबव? सारनाथ को ही ऋषिपत्तन बोलते और ऋषिपत्तन को ही सारनाथ बोलते। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया, सारनाथ ऑप्शन में हो ही ना, ऋषिपत्तन हो, तो ऋषिपत्तन लगाना। इसी वजह से ये क्वेश्चन कराया है, आप लोगों के लिए करा रहा हूं फ्रेंड्स, कि आप लोग जो है ना, देखो कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसा ट्रिकी ट्रिकी क्यों बनाया? अरे ट्रिकी ट्रिकी आपके लिए बनाया, आपका एग्जामिनर जाके ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करेंगे? तो ट्रिकी ट्रिकी की आदत होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? सोन, कोशी, गंडक, ठीक है। तो सोन नदी जो है बिहार में आती है, गंगा में मिल जाती है। कोशी नदी आती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी आती है, गंगा में मिल जाती है। तो तीनों के तीनों नदियां बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तीनों के तीनों नदी आकर मिल जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, सोन नदी, ठीक है, गंगा नदी की जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। कोसी और गंडक ये दोनों के दोनों क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो सोन नदी, कोशी नदी, गंडक नदी, तीनों नदियां आती है, ये याद रखेंगे आप लोग। कोसी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है, गंगा में जाकर मिलती है। सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ऐसे ही आप पढ़ लेते तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाता आप लोगों का, ठीक है। चलिए बुकुर द्वीप, ये याद कर लो, जिसने इसका आंसर कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। बुकुर द्वीप, बताइए बुकुर द्वीप जो है किसके ऊपर में लोकेटेड है? बुकुर द्वीप। तो बुकुर द्वीप जो है फ्रेंड्स, क्या ये ब्रह्मपुत्र पर है, गोदावरी पे है, नर्मदा पर है, तापी पर, या इनमें से किसी पे भी नहीं? क्वेश्चन जो है ना टफ बनाया है क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, ताकि एग्जाम के अंदर में आप लोगों को ना दिमाग की बत्ती जले, आपको आदत हो जाए। और जो बच्चा ये पूरा लेक्चर देख लेगा ना, मैं बता रहा हूं आपको कि वो बच्चे का ना इंटेलिजेंस लेवल, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। जो लाइव देख रहे हैं उनका स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी एग्जाम के अंदर में। इसी वजह से कांग्रेचुलेशन, जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं और लेक्चर पूरा देख रहे हैं अच्छे से, उनको कांग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हो। बुकुर द्वीप जो है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा द्वीप है सिंधु नदी के ऊपर में, इंडस रिवर के ऊपर में, ठीक है। इंडस या सिंधु नदी जो है आप लोगों की, उसके ऊपर में बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, पाकिस्तान में है ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, सिंधु नदी के ऊपर में है। क्यों ऐसा क्वेश्चन डाला है हम लोगों ने? डाला इसलिए ताकि आपको डायरेक्ट याद हो, बुकुर द्वीप बोले आपके दिमाग में इंडस आना चाहिए। ऑप्शन वो कहीं पे भी देगा वो ऑप्शन आपको एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन याद होगा तभी तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ में लगा के आ पाओगे। अरे आओगे कि नहीं आओगे? यहां गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में तो सही करके आओगे, ठीक है। तो बुकुर द्वीप सिंधु नदी इसके ऊपर में है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र किसने निकाला था? द मदरलैंड नाम से जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। द मदरलैंड नाम से जो समाचार पत्र था वो किसके द्वारा निकाला गया था? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं द मदरलैंड नाम से जो अखबार था आप लोगों का, ठीक है, ये निकाला गया था मजहर उल हक के द्वारा, ठीक है। मजहर उल हक ये गांधीवादी एक नेता थे, बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, मजहर उल हक, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, मजहर उल हक ने निकाला था आप लोगों का द मदरलैंड नाम से अखबार, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के ये बहुत बड़े हिमायती थे, गांधीवादी नेता थे, और हिंदू मुस्लिम एकता को, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये अखबार निकाला था बिहार के अंदर में, मजहर उल हक ने, ठीक है। तो मजहर उल हक ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने मदरलैंड नाम का अखबार निकाला था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में दरभंगा के महाराजा भी है, ठीक है। दरभंगा के महाराजा कौन थे? महाराजा कामेश्वर सिंह। कहाँ के राजा थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे साथ साथ में दोहराओ। आजादी के समय दरभंगा के महाराजा कौन थे? आप लोग लिखेंगे, देखकर लिखो, चाहे आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग लिखेंगे। लेकिन यहां पर में महाराजा कामेश्वर सिंह कहाँ के महाराजा थे? दरभंगा के थे, दरभंगा,
ये याद रखना है आप लोगों ने, दरभंगा के महाराजा थे। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, द इंडियन नेशन नाम से जो है इन्होंने क्या किया था, यहां पर अखबार निकाला था फ्रेंड्स, द इंडियन नेशन। लिख देता हूं यहां पर मैं एक अलग कलर से, मैं आपका द इंडियन नेशन, द इंडियन नेशन नाम से अखबार निकाला था महाराजा जी ने, ठीक है, द इंडियन नेशन नाम से अखबार। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 20 में से 20 किसके सही हुए हैं, 20 में से 15 किसके सही हुए, ये भी बता देंगे मुझे आप लोग, ठीक है। 20 में से 20 में से जो है 15 से 20 के बीच में, या कितने लोग ऐसे जो सर सही नहीं हो लेकिन सीख जरूर गए हैं, ये भी बता देंगे मुझे कि सर आप कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, सीख गए हैं। जल्दी बताइए यहां पर में कौन सा वाला है युग्म सही, सही से आप लोग पढ़िए एक एक करके। चलिए क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो 1100 लाइक्स कंप्लीट कर दिया यहां पर में, मतलब एकदम दंगा मचाया हुआ है आज आप लोगों ने। और ऐसे ही अब मैं मोटिवेटेड हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे सेशंस लेने हैं मैंने, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग रिस्पांस दोगे उतना ज्यादा और आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आऊंगा। तो बिहार वन्य जीव अभयारण्य और जिलों का कौन सा है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डायरेक्ट याद कर लो, आज के बाद कभी जिंदगी में मत भूलना, ये राजगीर, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों का, नालंदा में है ये, इसी को राजगीर भी कहा जाता है आपका, इस पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। पंत राजगीर एक ही बात है, लिख दो सभी लोग, पंत राजगीर एक ही है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स गया डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ये, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में नहीं है, बोध गया डिस्ट्रिक्ट में है, मुंगेर में नहीं है ये, तो आंसर गया होना चाहिए यहां पर में, तो ये भी गया आप लोगों का, चलो गया। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर के अंदर में, ये बिल्कुल सही है विक्रमशिला। कितने लोगों ने सही किया था, 66% लोगों ने सही किया है आंसर। तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भारत के अंदर में एकमात्र जो भारत की जलीय प्राणी है, राष्ट्रीय जलीय जीव भारत की, गंगा की डॉल्फिन, जिसको सुसु भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं सुसु, डॉल्फिन गंगेटिका या सुसु कहते हैं उसको, तो वो उसको बचाने के लिए बिहार में भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है, उनको बचाने के लिए। आंसर याद रखेंगे आप सभी लोग, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर में, राजगीर में, इसी वजह से इसको राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। नालंदा में है ये, नालंदा जिले के अंदर में, याद रखेंगे आप सभी लोग। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। भीम बांध सबसे पुराना वाला, आया था कि नहीं आया था ये बिहार बीपीएससी के अंदर में, कि कौन कौन सा बिहार में है, भीम बांध उसमें से दिया हुआ था, मुंगेर जिले में सबसे पुराना वाला। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 के अंदर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। उस समय में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, और आज के समय में हमारे पास में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ओरिजिनली कितनी थी, 10 थी, और बाद में एक जोड़ी गई 2002 के अंदर में, ठीक है, बाद में जोड़ी गई एक, तो अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोगों के पास में। ये भी क्वेश्चन आया था कि ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो ओरिजिनली 10 थी, बाद में एक जोड़ी गई आप लोगों की। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में ए में दिए गए, 51A के अंदर में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 51A के अंदर में दिए गए, ठीक है। तो 51A मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब आपको केवल अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। काफी बार आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। कई सारे लोग होते हैं कि हमें तो मीठा मीठा कप कप, कड़वा कड़वा थू थू, मतलब कि भाई हमको अधिकार तो दे दो सरकार, सब दे दो, हम हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं निभाएंगे, हम तो आलसी है, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी के समय में फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। अब ये कंपलसरी नहीं है, ये जस्टिफाइबल नहीं है, अगर आपने नहीं निभाई तो आपको कोर्ट घसीट के लेकर जाए, लेकिन एक समझदार इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके कुछ कर्तव्य है, उसको भी फॉलो करे वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर में भी देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग देखते लेकिन लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, बीपीएससी 64th प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर में पूछा गया था आप लोगों का, बिहार के अंदर में ज्यादातर कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्क वाला, और ये मैंने पेड क्लास में भी कराया आप लोगों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत अच्छे से याद कराया है मैंने। सार्क कंट्रीज कौन कौन सी है और पूरा उसका हेडक्वार्टर कब बना सब कुछ याद करवाया है। जिन बच्चों ने देखा होगा वो लेक्चर उनको याद होगा, ठीक है। और ये इसी वजह से करवा रहा हूं इस बैच के अंदर में अच्छे से, जीएस वाली बैच में आप लोगों के, कि आपका अब कोई क्वेश्चन ना छूटे। सार्क इसकी स्थापना 1985 के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी ढाका में, ढाका में, ठीक है। वो गाना आप लोगों ने सुना है क्या, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, ठीक है। तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू में, काठमांडू में, काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है और ढाका किसकी राजधानी है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। सार्क जो है ये साउथ एशियन जो कंट्रीज है, ठीक है, उनका ये समूह है। ओके, एमबीबीएस पेन 8 देश है उनका समूह है ये, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, आप लोगों का मालदीव्स हो जाता है उसके अंदर में, श्रीलंका हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, और आप जो है बांग्लादेश और भूटान उसके अंदर में आ जाते हैं आप लोगों के। तो एमबीबीएस पेन ऐसे 8 कंट्रीज है उसका समूह है। अफगानिस्तान भी इसके अंदर में सबसे लास्ट में 2007 में जुड़ा था। तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी लेकिन हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि सार्क वॉज फाउंडेड एट न्यू दिल्ली, नेपाल, जिनेवा, थिम्पू, स्थापित किया गया था, फाउंडेड एट नन ऑफ दी अबो, ढाका में स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर काठमांडू में। दोनों ऑप्शन में नहीं दिए लेकिन अब आपको याद हो जाने चाहिए आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड्स हम लोग यहां पर में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये आप लोगों को बताना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, अगर ये बात करेंगे हम लोग, कोपेनहेगन, कैनबेरा, एथेंस, हेलसिंकी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैपिटल है आप लोगों की, ठीक है, कैनबेरा। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। सारी की सारी याद कर सकते हो हम लोग। कोपेन, पेन मतलब मार्क, डेनमार्क की कैपिटल है, डेनमार्क की कैपिटल है आप लोगों की कोपेनहेगन, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क की। एथेंस जो है ये ग्रीस की कैपिटल है, ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल है। और उसके बाद में हेलसिंकी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, फिनलैंड की कैपिटल है, फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल। ओके, तो ये ऐसे सारे के सारे आप लोग यहां पर में याद रख सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा की है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है उसकी करेंसी है। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन वाज पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश, पटना हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश किया गया था, पटना हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था आप लोगों का 1916 के अंदर में, ठीक है, 1916 के अंदर में इसको स्थापित किया गया था, 1916 के अंदर में। और एडवर्ड चैम्स, ठीक है, चैमियर चैम्स, उसके जो है पहले आपके पटना हाई कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे। अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, क्या बता सकते हो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे यहां पर। ओके, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, पटना हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन है जी। तो 1916 आंसर है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत के अंदर में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम ये पारित किया गया था 1986 में। एक्चुअल में फ्रेंड्स हमारे भारत का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 24, ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 24, कि जो भी बच्चे 14 साल से छोटे हैं, ठीक है, 14 साल से छोटे हैं, उनको हानिकारक जगहों के ऊपर में काम करने से रोकना होता है, हानिकारक जगहों से काम करने से रोकना होता है, लेकिन केवल हानिकारक जगहों से। ये जो हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है आप लोगों का, ये क्या करता है, ये सारे जगह पे रोकता है। अगर कोई 14 साल से छोटा बच्चा है तो उसको चाय की टपरी पे भी काम पे नहीं रखा जा सकता, वो हानिकारक नहीं है उसके लिए, फिर भी वहां भी नहीं रखा जा सकता, तो कहीं पे भी काम पे नहीं रखा जा सकता, ये वाली बात करता है। जबकि आर्टिकल नंबर 24 जो है वो केवल 14 साल से छोटे बच्चों को हानिकारक जगहों पे काम करने से रोकता था, केवल हानिकारक जगहों के ऊपर में, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन बिल आपका 1986 के अंदर में पास किया गया था संसद के अंदर में, और 23 दिसंबर को इसको लागू भी कर दिया गया भारत में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था, ये बताइए आप लोग, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है,
जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? 1935 में, 1921 में, 1959 में, 1927 में या 1947 के अंदर में? जल्दी जल्दी बताइए यहां पर में इसका आंसर क्या होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये आपके 3 बैंक से मिलकर बना था। पहला था बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, और तीसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये 3 से मिलकर बना था। तो इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 के अंदर में, आपका 1921 के अंदर में, 1921 के अंदर में। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों का बना था 1921 के अंदर में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इसको बना दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना दिया गया था, इसको कन्वर्ट करके ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था और बाद में जो है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1955 में। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने इसको और आपसे कहा था कि रिवीजन इसकी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, तो बैंक ऑफ कौन कौन से बैंक्स को मिलाकर बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये यहां पर में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था आप लोगों का, इंपीरियल बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों का पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क, लुई पास्चर, एली विटनी, नन ऑफ द अबव। किसने जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है, किसने इसकी खोज की थी? जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप लोग यहां पर में, ठीक है। एडवर्ड जेनर, जोनास सॉल्क, लुई पास्चर, एली विटनी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पोलियो, पोलियो जो है फ्रेंड्स किसके वजह से होता है ये भी आप लोग देख लीजिए। पोलियो जो है वो वायरस की वजह से होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। और एक पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दी हुई थी कि भाई पेनिसिलिन जो कि पहली एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। ये पोलियो ये आपकी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबैक्टीरियल जो है आप लोगों की दवाई है पेनिसिलिन आप लोगों की। वही अगर आप लोगों से पोलियो का टीका बोला जाए ना आप लोगों से, तो जॉन ई साल्क ने बनाया था, जॉन साल्क ने पोलियो का टीका। तो पोलियो का टीका आप लोग जब भी आज भी अपने बच्चों को जब पोलियो का टीका पिलाओ तो याद रखना है जॉन साल्क जो है इन्होंने इसको बनाया था, जॉन साल्क ने। ठीक है, तो जॉन साल्क जो थे इन्होंने इसका टीका बनाया था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स लुई पास्चर ने क्या किया था आप लोगों का? लुई पास्चर जो है ये भी आपको पता है पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस है, पास्चराइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, या फिर चेचक का टीका वो भी उन्होंने ही बनाया था, लुई पास्चर ने। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी याद रखना है कि हमारा जो टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया उसकी खोज किसने की थी? तो टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, चलिए डीएनए का मॉडल किसने खोजा था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा था। और आरएनए का मॉडल किसने खोजा था? तो वॉटसन और आर्थर ने खोजा था, आर्थर अर्ग ने। ठीक है, चलो तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये याद रखेंगे आप लोग, जोनास सॉल्क ने। ठीक है, तो जोनास सॉल्क जो है इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की, ये आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में हमारे इसका आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? भीमबेटका की खोज, ठीक है, भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? एचडी शंखालिया, श्याम सुंदर निगम, विष्णुधर वाकनकर, ठीक है, राजबाली पांडे। भीमबेटका पहली बात तो है कहां पर में ये बता देंगे आप सभी लोग। भीमबेटका कहां पर में? भीमबेटका आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में, एमपी में। ठीक है, यहां पर में आपको रॉक पेंटिंग्स मिली है। रॉक पेंटिंग्स का मतलब होता है आप लोगों का जो दीवारों के ऊपर में चित्रकारी की गई थी वो वाली चीजें। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु वाकनकर जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, ये आप लोगों को याद रखना है, डॉक्टर विष्णु वाकनकर। ठीक है, डॉक्टर विष्णु वाकनकर। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु वाकनकर जो है इन्होंने फ्रेंड भीमबेटका नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, उसके अंदर में आपकी जो आप लोगों के रॉक केव्स है, मतलब कि गुफाएं है, उनकी खोज की थी। वहां पर में चित्रकारी की हुई थी इस प्रकार से। 500 से भी ज्यादा गुफाएं हम लोगों को वहां पर में मिली है कि हमारे पूर्वज इस प्रकार से गुफाओं के अंदर में चित्रकारी किया करते थे।
ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ये भी क्वेश्चन कराया है आप लोगों को, आपकी रिवीजन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका भी आंसर कीजिए आप लोग कि कौन सा वाला जो है आप लोगों का, ठीक है, कौन सा वाला राज्य ऐसा है जिसके अंदर में प्रतिशत के रूप में बात हो रही है, मतलब कि उस राज्य का, वो राज्य में उस राज्य का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो मिजोरम आप लोगों का आंसर हो जाएगा आपका कि भाई जहां पर में सबसे ज्यादा जो है वो जंगल है मतलब प्रतिशत के अनुसार। तो प्रतिशत के अनुसार अगर बोला जाए, प्रतिशत के अनुसार, तो मिजोरम में उसके एरिया का 84%, लगभग 84% मिजोरम जो है पूरा का पूरा जंगल है। और वही अगर हम लोग बात करेंगे एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्रतिशत के अनुसार बोला जाए कि जितना मिजोरम राज्य है उसका 84% जंगल है, सिर्फ 16% जगह पे ऊपर में ही बाकी की चीजें है, जमीन और वो नदियां वगैरह सब कुछ, बाकी का मैक्सिमम एरिया जंगल है। और मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा जंगल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, फैथम किसकी इकाई है ये आपको बताना है। फैथम पानी की गहराई की, फ्रीक्वेंसी की, ध्वनि स्तर की, कार्य ऊर्जा की, उपयुक्त में से कोई नहीं, किसकी इकाई है? तो ये भी बता देंगे आप सभी लोग किसकी इकाई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर में अगर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि फैथम जो है आप लोगों का ये पानी की गहराई की इकाई है, पानी की गहराई की इकाई। ठीक है, जल की गहराई। तो आप लोग जब जल के अंदर में समुद्र की गहराई नापते हो तो ये फैथम के अंदर में नापते हो। फैथम के अंदर में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको फैथोमीटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फैथोमीटर। तो फैथोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? समुद्र के अंदर में या पानी के अंदर में या झील के अंदर में गहराई मापने के लिए किया जाता है। यह भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल के अंदर में मापा जाता है। ओके, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, मतलब कि एक के बाद एक जो चीज हो रही है उसको आप लोग मापते हो फ्रेंड्स हर्ट्ज के अंदर में। ठीक है, हर्ट्ज में कि एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर में मापा जाता है। ठीक है, प्रेशर को पास्कल के अंदर में मापते हो आप लोग, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। टेम्परेचर को वैसे तो आप लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट अलग अलग इसमें मापते हो, लेकिन यहां पर में उसका जो ओरिजिनल यूनिट है टेम्परेचर को मापने का वो है केल्विन। मुझे ये बताओ आप लोग फ्रेंड्स कि केल्विन एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस या जो है सबसे कम केल्विन कितना हो सकता है? ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन कितना टेम्परेचर के ऊपर में आ सकता है आप लोगों का, या आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है नॉट का इस्तेमाल क्यों करते हो ये भी बताना है। नॉटिकल माइल मतलब समुद्र से दूरी मापने के लिए आप लोग क्या करते हो? नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल करते हो। तो दो चीजें हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मान लीजिए यहां पर में हम हैं, ठीक है, और आप जो है समुद्र में चले गए, यहां पर में समुद्र में चले गए तो कितना नॉटिकल माइल्स आप गए हो वो मापने के लिए नॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉटिकल माइल्स या नॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो निम्नलिखित में से लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आपके, ठीक है, यहां पर में अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 के बीच में। ठीक है, अबुल कलाम आजाद यहां पर में इसके अध्यक्ष रहे, याद रखना है आप लोगों ने। अबुल कलाम आजाद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, 33 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसके अलावा ये सबसे युवा जो है प्रेसिडेंट बने थे 1923 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली सेन गुप्ता कौन से वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? नीली सेन गुप्ता, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली सेन गुप्ता कौन से साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? नीली सेन गुप्ता बताइए जल्दी जल्दी से। नीली सेन गुप्ता, हमारे भारत के अंदर में 3 महिलाएं जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है। 3 महिलाएं, उसमें से एक नीली सेन गुप्ता थी। सबसे पहले बनी थी एनी बेजेंट। एनी बेजेंट कब बनी थी? आंसर करो जल्दी से। एक बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कब बनी थी जल्दी बताइए। और यही क्वेश्चन अब आपका यहां पर मैं तीसरे नंबर पे पूछा है नीली सेन गुप्ता आप लोगों का। तो नीली, ठीक है, नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता मैं आप लोगों को तीनों के तीनों बता देता हूं यहां पर मैं जल्दी जल्दी से। एनी बेजेंट 1917 में बनी थी, 1917 में, ठीक है, कलकत्ता में। कलकत्ता में ये बनी थी 1925 में, ठीक है, कानपुर में, कानपुर में। और यहां पर मैं अगर मैं नीली सेन गुप्ता की बात करूं तो 1933 में, 1933 के अंदर में
कलकत्ता में बनी थी, 1933 कलकत्ता के अंदर में। तो ये याद रख सकते हो, 1933 में बनी थी। ये कहाँ बनी थी ये आप लोग आंसर करके बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर मैं कहाँ पर मैं बनी थी, कहाँ पर मैं बनी थी, जल्दी जल्दी बताइए कहाँ पर मैं बनी थी ये। तो ये बनी थी फ्रेंड्स आप लोगों की कलकत्ता के अंदर में, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये दूसरी भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स 35 नंबर का, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस का विभाजन कहां पर में हो गया था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कहां पर में हो गया था ये बताएंगे आप सभी लोग। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स सूरत सेशन जो था आपका 1907 का, यहां पर में कांग्रेस दो धड़ों में अलग हो गया था, उदारवादियों में और उग्रवादियों में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर में। मॉडरेट वाले लोग ऐसे थे जो प्यार से काम करना चाहते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो चाहते थे कि भाई जो आप लोगों का जो अंग्रेज है उनसे लड़कर ही अपने अधिकार लिए जाए यहां पर में, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि सूरत का जो सेशन था ये 23वें नंबर का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, ये भी एक बार आया था। अब ये झगड़ा हुआ क्यों था, झगड़ा हुआ था फ्रेंड्स इस बात को लेकर कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो जो मॉडरेट लोग थे उन्होंने खड़ा कर दिया रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने खड़ा कर दिया लाला लाजपत राय को। लेकिन जीता कौन, जीता कौन, जीत गए यहां पर में रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष यहां पर में जीत गए, और रास बिहारी घोष के जीतने के कारण ही यहां पर में आप लोग देख सकते हो कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो नाराज हो गए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में फूट पड़ गई। और ये लड़ाई मतलब आपसी लड़ाई नहीं थी, ये केवल वैचारिक लड़ाई थी। ऐसा नहीं था कि आपस में मिलते जुलते नहीं थे ये लोग या आपस में बात नहीं करते थे, केवल वैचारिक लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी। बाकी सारी चीजें उन लोगों में नॉर्मल थी, सब अच्छे दोस्त थे, सारी चीजें थी। यहां पर में केवल और केवल वैचारिक लड़ाई थी, विचार की लड़ाई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहां पर में 36 नंबर का 15 क्वेश्चन और बचे आप लोगों के, 15 में से देखिए कि कितने आप लोग सही कर पाते हो। और 1300 प्लस लाइक्स करने के लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। मतलब कि मानसून से पहले एक बारिश होती है, मानसून से पहले एक बारिश होती है आप लोगों की, जैसे शादी से पहले आप लोगों की सगाई होती है, वैसे ही यहाँ पर में मानसून से पहले एक प्री मानसून जो है बारिश होती है गर्मी के मौसम के अंदर में, गर्मी के आखिरी आखिरी में, है ना। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग चीजों के नाम से जाना जाता है। एक मैप के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं कर्नाटक और केरल वाला जो इलाका है ना, इसको मैंगो शावर बोलते हैं, मैंगो शावर, क्या बोलते हैं इसको, मैंगो शावर। ओके, ये बेसिकली वो इलाका, वो समय होता है जब मैंगो जो है ना आम पक चुके हो तो गिरने के ऊपर में होते हैं, कई सारे आम इस तूफान वगैरह के अंदर में गिर जाते हैं। तो मैंगो शावर इसको कहा जाता है यहाँ पर में कर्नाटक केरल के इलाके के अंदर में। तो क्या बोलते हैं कर्नाटक केरल के इलाके में इसको मैंगो शावर, जो बारिश के पहले वाला जो होता है आप लोगों का, ठीक है जी हाँ। आसाम के अंदर में इसको टी शावर या चाय शावर भी बोला जाता है इसको, क्योंकि वहां पर में चाय उगती है ना, इस वजह से। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है इस पर्टिकुलर चीज को। गांधी जी के नेतृत्व में निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी ने जो आंदोलन किए हैं उन आंदोलनों को आप लोगों को यहां पर में कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का जी। तो देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला था 1917 के अंदर में, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये था 1918 के अंदर में, गुजरात में खेड़ा नाम की जगह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आप लोगों का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 के अंदर में। और सिविल डिसोबीडियंस हुआ था आप लोगों का 1930 के अंदर में, सिविल डिसोबीडियंस आप लोगों का। तो पहले सबसे पहला आप लोगों का क्या आएगा, 2 आएगा आपका, फिर आएगा आप लोगों का 1, फिर आएगा आपका 3, और फिर आएगा आप लोगों का 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने इसका आंसर लगाया है सही, उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में जहां पर मैं आप लोगों को जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों ने हमेशा हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आ जाता इसमें, तो भारत छोड़ो आंदोलन इन सारे आंदोलनों में सबसे लास्ट में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को आप लोग लास्ट वाला ऑप्शन देखकर पकड़ के लगा सकते थे वहां पर में। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इन दोनों के बीच में एक आंदोलन हुआ था जहां गांधी जी जो है वो रूठी सासू मां बन के बोले मैं तो खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तुम लोग, नहीं तो मैं मर जाता, जाओ।
गांधी जी सबसे बड़े हिंसक इंसान थे, मतलब मेंटल टॉर्चर करते थे वो, आपको पता है। अगर अगर बात मानी जाए ना आप लोगों की, आप सोचो गांधी जी को क्या लगता था, क्या लगता है आप लोगों को? गांधी जी को ये लगता था कि मैं मर जाऊंगा तो ये लोग जो है डर के मारे, यार गांधी जी चले गए तो हमारा क्या होगा, कौन हमारी नाक में दम करेगा, कौन हमको परेशान करेगा, हम तो बोर हो जाएंगे भारत में रहते रहते। ऐसा थोड़ी था वो अंग्रेज उनकी बात मान। अरे गांधी जी को मालूम था कि अगर मैं मर गया तो यहाँ पर मैं भारत भीड़ जो है ये उग्र हो जाएंगे और अंग्रेजों की जो है वो ईंट से ईंट बजा देंगे, यहाँ पर मैं इनको नाको तले चने चबा देंगी, और 10-12 कहावतें आप अपने तरफ से रख लो, वो सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर मैं। तो गांधी जी जो है वो डराते थे अंग्रेजों को। अंग्रेज लोग भी सोचते थे भाई ये अहिंसा अहिंसा कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा हमारे मेंटल हिंसा कर रहे हैं हमारे ऊपर में, यहाँ पर में। भूख हड़ताल पे बैठ गए थे वो अहमदाबाद के अंदर में, यहाँ पर में फरवरी 1918 में, ठीक है, फरवरी 1918 में अहमदाबाद के अंदर में। और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल, ये भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट भूख हड़ताल गांधी जी की, पहली भूख हड़ताल भारत के अंदर में, भूख हड़ताल भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, फर्स्ट वाली भूख हड़ताल अहमदाबाद के अंदर में 1918 में फरवरी में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। अहमदाबाद मील स्ट्राइक। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? बिहार में महाबोधि मंदिर है बोध गया के अंदर में, ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। बिहार में महाबोधि जो मंदिर है आपका, उसका निर्माण किसने करवाया था? इस बार बीपीएससी में आया था सर जी, बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कनिष्क, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में, बिहार में महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोका ने करवाया था भाई, अशोक ने, ठीक है, अशोका ने करवाया था, अशोका ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, ये बिहार में बोध गया नाम की जगह है, गया डिस्ट्रिक्ट में, वहां महाबोधि टेम्पल है जहां पर में गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, जहां पर में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह पे। तो अशोका ने वहां पर में सबसे पहले वहां मंदिर बनाया था, महाबोधि टेम्पल। और आप लोगों को बता दूं आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, महाबोधि टेम्पल। तो ये भी अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है कि गौतम बुद्ध, बिहार की जमीन के ऊपर में गौतम बुद्ध ने जिस जगह पे जो है निर्वाण प्राप्त किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको पूरी दुनिया, यूनेस्को, पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद किया हम लोगों ने पेड कोर्स के अंदर में जब हम पेरिस पढ़ रहे थे, फ्रांस के बारे में, तो मैंने बताया था यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर में। तो पेरिस में यूनेस्को जो है वो भी हमारे भारत के महाबोधि टेम्पल को विश्व की धरोहर मानता है, क्योंकि गौतम बुद्ध विश्व के है, ठीक है। बिहार की धरती ने जो है उनको सींचा है, बिहार की धरती ने उनको सींचा है, वो बिहार की धरती पे बुद्ध बने हैं। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? 68वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था, योगदान करती है, 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो ना अपने दोस्तों के साथ में, जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग सेशन को। आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड तो करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करती है, मीथेन भी करती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा करती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करता है, पानी मतलब वाटर वेपर जो है वो भी करता है, मीथेन भी करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी जो है आप लोगों की गैसेस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस है। मतलब कि ये पृथ्वी के ऊपर में हीट को आने तो देती है, जाने नहीं देती, ट्रैप करके रख लेती है। इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी वाली ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किसने लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का 1930 में स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1930 में, तो ऑब्वियस सी बात है एक साल पहले ही लेंगे ना उसका मतलब, उससे पहले वाला जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसके अंदर में इसको प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। गांधी जी ने पहले दांडी मार्च निकाला, दांडी यात्रा निकाली, नमक बनाया, और उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस भारत में चालू कर दिया। तो दांडी मार्च किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो दांडी मार्च आप लोगों का जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, ठीक है। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके संयोग से स्थापित हुई है? बोकारो में, बोकारो कहां पर में आप लोगों का? बोकारो आपको मिलेगा झारखंड के अंदर में, ठीक है, झारखंड। भिलाई कहां मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ के अंदर में। ये दोनों के दोनों जो स्टील परियोजनाएं हैं ये आप लोगों की स्थापित की गई थी सोवियत संघ के जो है मदद से। सोवियत संघ जो है बेसिकली आपका यूएसएसआर कहलाता है। यूएसएसआर 1922 से लेकर 1991 तक, 1991 तक था।
1991 में वो टूट गया, अलग अलग 15 देशों के अंदर में टूट गया, 15 कंट्रीज के अंदर में, जिसमें सबसे बड़ा था रशिया। तो हम लोग कई बार जो है ना ये यूएसएसआर की जगह पे रशिया शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि इन 15 देशों का जो समूह था सोवियत संघ, उसमें सबसे बड़ा रशिया था। समझ गए आप लोग इसको? सबसे बड़ा रशिया था, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स हम लोग यहां पर में सोवियत संघ की जगह पे रशिया शब्द का भी इस्तेमाल कई बार कर लेते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन 69 बीपीएससी का, एक बार देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है और बीपीएससी के अंदर में आया हुआ है आप लोगों का, 69 बीपीएससी के अंदर में। जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ठीक है? जल्दी जल्दी से बताओ जी। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिमी चंपारण में आप लोगों को पता है। दुधवा जो है आपका यूपी में है, तो बिहार में हो नहीं सकता। इसको मारो गोली, मतलब सच में जाके गोली मत मार देना वहां पर में, ठीक है? इसको काट दो यहां से। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है आप लोगों का ये मुंगेर जिले में है, ठीक है? तो 1 और 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गजनेर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों का राजस्थान के अंदर में है, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के अंदर में नहीं है। तो 2 आप बहुत आसानी से कर सकते थे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब भाई उसमें से भी आप लोग बड़े आसानी से भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर के अंदर में सबसे पुराना वाला करवाया था कि नहीं करवाया था? हाथ ऊपर करके बताओ, भीम बांध कितने बार बताया आप लोगों को कि सबसे पुराना है करके बिहार का। अब आप देख लीजिए यहाँ पर में ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लोग आराम से कर सकते थे। यहाँ पर में 4 नहीं है, यहाँ पर में भी 4 नहीं है, तो आंसर ये हो ही नहीं सकता था, ठीक है? ओके, और दुधवा जो है वो यूपी में है, तो 2 आंसर नहीं हो सकता, तो जहां जहां 2 है उसको भी काट देते आप लोग। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी काट दो, एक ही बच जाता आप लोगों का। सिंपल सी बात है ना? गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर में है। भीम बांध सबसे ओल्डेस्ट है, प्लीज इसको भी याद रखिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना है। भीम बांध जो है सबसे ओल्डेस्ट वाला है आपका, सबसे पुराना वाला, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर इज, मतलब पूरे दुनिया भर के पानी की एवरेज सैलिनिटी कितनी है? एवरेज सैलिनिटी मतलब कि पानी में समुद्र के अंदर में जो है फ्रेंड्स नमक होता है, समुद्र के पानी के अंदर में नमक होता है, तो उसी को सैलिनिटी या लवणता कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं पूरे दुनिया के एवरेज सैलिनिटी की, तो ये करीब करीब जो है फ्रेंड्स 35 पार्ट्स पर 1000 है। 35 पार्ट्स पर 1000, 35 पार्ट्स पर 1000। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी के अनुसार 35 पार्ट्स पर 1000 है उसका आंसर, ठीक है? मतलब कि अगर आपने 1000 ग्राम पानी लिया तो उसके अंदर में आपको 35 ग्राम नमक मिलेगा, ठीक है? तो अगर 1000 बूंद है तो 1000 बूंदे हैं तो 35 बूंदे नमक की रहेंगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है, पार्ट्स पर 1000, हर 1000 पार्ट में से, ठीक है, 35 पार्ट जो है आप लोगों के नमक के रहेंगे। ये एवरेज सैलिनिटी है पूरे दुनिया के समुद्र की एवरेज सैलिनिटी, ठीक है? एवरेज लवणता, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 44वें नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये भी बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया और ये आपको करवाया भी था। बिहार, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? ये करवाया था कि नहीं करवाया था? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मक्के का द्वार, और डायरेक्टली आप लोगों को जो है 69 बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया। तो सूरत को कहा जाता था, क्यों कहा जाता था सूरत को? क्योंकि फ्रेंड्स सूरत जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, यहां पर में सूरत, ठीक है, ये एक बंदरगाह वाला शहर है। यहां से हज यात्री मुगल काल के अंदर में इस तरीके से मक्का जाया करते थे, तो ये मक्के का द्वार कहा जाता था मुगल काल के दौरान। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे, और कई सारे एग्जाम में आ चुका है कि मक्के का द्वार किसको कहा जाता था, तो डायरेक्टली सूरत को कहा जाता था। याद रख लेना आप लोगों ने, क्योंकि वहीं से जो है क्या होता था, वहीं से जो है मक्के के लिए जाया जाता था, हज यात्रा पे जाया जाता था मुस्लिमों के द्वारा, ठीक है? चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, ठीक है? जल्दी जल्दी बताइए, फिर इसका आंसर बहुत ज्यादा हो जाए ना देर। आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो टेमरिंड जो है आपका, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के अंदर में कौन सा पाया जाता है? तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड याद करो आप लोगों को, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जो है यहाँ पर में इसका ये दिखाया भी था आप लोगों को, एक जो है
लिस्ट आपकी देखो, जो आपका इमली है, ठीक है, इमली, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इमली जो है आपकी, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि गोलगप्पे जब भी खाओ तो गोलगप्पे को बताना गोलगप्पा, तुझे पता है, ठीक है, तेरे को कैसे पता होगा, तू तो दानिश सर की क्लास में आया ही नहीं था उस दिन, तो वहां पर मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तेरे को बना रहे थे उस समय में ना, तो यहाँ रखा था बेचारा, कोई नहीं, उसके मोबाइल में देख लिया कर, ठीक है, शेयर कर दूंगी मैं। गोलगप्पे, तेरे को पता है तेरे अंदर में जो इमली का पानी है ना, वो इमली के पानी के अंदर में टार्टरिक एसिड है, मैं खा लूँ तुझे, खा लूँ। फिर दूसरा वाला गोलगप्पा है, तेरे को पता है, अच्छा तेरे को भी नहीं पता, तो उसको भी खा लिए यहाँ पर में। और जब जब अंगूर खाओ तब तब भी याद रखना, या फिर दारू पियो तब तब भी याद रखना कि मतलब दारू पीना मत, सबसे पहली बात तो, ठीक है, तो अंगूर होती है, या किसी को देखे शराबी को जा रहा है शराबी, तो बोलना अंगूर का रस से बनी है शराब, और अंगूर के अंदर में होता है टार्टरिक एसिड, दानिश सर ने बताया था। हर जगह पे दानिश सर को याद करना है आप लोगों ने। कच्चा आम खा रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर में तब भी जो है टार्टरिक एसिड को याद करना है। टार्टरिक एसिड लिख दो यहाँ पर में आप लोग, टार्टरिक एसिड। गोलगप्पा खाने से टर्टर की आवाज आती है सर, अच्छा अच्छा, वो गोलगप्पे के टूटने की आवाज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है फ्रेंड्स, आपका दही के अंदर में क्या पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दही में क्या पाया जाता है, आप लोग आंसर करोगे यहाँ पर, मैं जल्दी बताओ मुझे, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। दही के अंदर में क्या पाया जाता है? 1400 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लिख देंगे सभी लोग कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए। लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में आप लोगों का जो है फ्रेंड चींटी ने काटा है, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड जो है यहाँ पर में पाया जाता है चींटी के अंदर में, फॉर्मिक एसिड जब भी चींटी काटे आप लोगों को, ओके। बाकी आप लोगों का जो है और भी बहुत सारे जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब जब नहाओ और साबुन आप लोगों को याद आए तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, ठीक है। आज साबुन, जब जब साबुन देखोगे ये याद रखना है आप लोगों ने कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा आप लोगों का। चूने का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के अंदर में, ठीक है। खैनी खाते हो, कोई खाना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है। तो चूना लेते हो उसमें तो बोल देना भाई यार इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कोई चचा खा रहे हैं यहाँ पर में, चचा क्या कर रहे हो? बेटा कुछ नहीं बेटा, खैनी खा रहा हूँ। तो आपको पता है इसके अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चप्पल उतार के फेंक के मारेंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन हो जाएंगे आप लोगों की, टेंशन नहीं लेना है आपने, ओके। नाउ फ्रेंड्स, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोने जैसे बच्चों जल्दी जल्दी से बता दो कौन सा वाला जिला है जिसके अंदर में सोना पाया जाता है, ठीक है, सोना पाया जाता है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग यहां पर में। जी, तो सोना जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों का जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ओके। तो आप लोगों को मैंने ये दिखाया था, ये वाला पीआईबी की वेबसाइट आप देख सकते हो डायरेक्टली। बिहार सबसे ज्यादा सोना जो है सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बिहार में। भाई हमारा तो इतिहास है, ठीक है, गौतम बुद्ध, महावीर, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, सोना नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा तो, ठीक है। बिहार के अंदर में 44% याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, और जमुई के अंदर में सबसे ज्यादा सोने का जो है वो आप लोगों को वो मिला है। हु यूज सेफ्टी वॉल थ्योरी टू अट्रैक्ट रिबल्स इन कांग्रेस, ठीक है, सेफ्टी वॉल थ्योरी का इस्तेमाल जो है किसने कहा था कि सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है वो यूज की गई है अंग्रेजों के द्वारा? सुरक्षित वॉल सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वॉल थ्योरी। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है, सेफ्टी वॉल थ्योरी आप लोगों की दी गई थी यहां पर में, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी, रासबिहारी घोष, रजनी पालमे दत्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक ने। जल्दी से बता दो यार कि भाई किसने दी थी सेफ्टी वॉल थ्योरी? हम मान जाएंगे जिसने भी इसका आंसर कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हेडमास्टर की एग्जाम में भी आया था और बिहार की बीपीएससी की एग्जाम में भी आया था अभी 4 दिन पहले। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय ने दी थी, लाला लाजपत, ठीक है, लाजपत राय जो है उन्होंने दी थी ये थ्योरी, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। 47 क्वेश्चन तक हम लोग यहां पर में पहुंच गए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों ने यहां पर में आंसर्स करते रहने हैं, ठीक है। सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी थी, इन्होंने यंग इंडिया नाम का जो अखबार था उसके अंदर में लिखा कि लॉर्ड डफरिन जो है उनके दिमाग की उपज है ये सेफ्टी वॉल थ्योरी, कि कांग्रेस बना दो जिससे कि भारतीय लोगों के जो विरोध है वो धीरे 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 कम होता जाए। यहां पर में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से।
देखिए टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा का यहाँ पर मैं आपको जो है चैनल, टीचिंग परीक्षा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक जरूर कर देना है आप लोगों ने, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा आप लोगों के लिए सेशन बनाने के लिए। इसके अलावा जो नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इसमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप लोग जो भी कोर्सेस है टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, या फिर ऐप को भी आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा आज वाले सेशन की, बिहार वाले कोर्सेस डाल दूंगा मैं इसको जीएस वाले फोल्डर में सारे के सारे में, ठीक है। तो उससे भी आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हो। तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है आप लोगों का। लोनार झील ए की जोड़ी 4 के साथ, और ये यहाँ ए की जोड़ी 4 के साथ खत्म हो गया। जयसमंद झील जो है ये आपकी राजस्थान के अंदर में होगी, बी की जोड़ी 3 के साथ लगानी है, खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जब जब पेरियार आए तब तब केरल लगा देना, जब जब पेरियार आए तब तब केरल लगा देना। पेरियार इज इक्वल टू केरल, ऐसा लगा दो आप लोग, पेरियार। इवन एक पेरियार नदी भी है आप लोगों की केरल के अंदर में, पेरियार नेशनल पार्क भी है आपका केरल के अंदर में। बाकी मैं नागिन नागिन डांस नचना, बट कहा जाके नचना भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर में, ठीक है। पता चले वहां पर में धड़ धड़ गोलियां चल रही है उधर में और आप नागिन डांस नाच रहे हो वहां पर में, उसमें चलिए। तो नागिन जो झील है आप लोगों की वो जम्मू कश्मीर के अंदर में मिलेंगी आप लोगों को। तो डी की जोड़ी 1 के साथ में ऐसे याद रख लिया आप लोगों ने, खत्म हो गई बात। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताइए। और ये भी आपका बिहार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 1470 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 30 लाइक और जरूरत है, 28 लाइक की जरूरत है और ज्यादा। अभी हम लोगों को जल्दी से 1500 प्लस हम लोग यहाँ पर में कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस में यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेता रहूं, तो आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, आप लोग मुझे जो है यहाँ पर मैं बता दोगे कि जी सर और ऐसे ही सेशंस लेते रहिए, मैं आप लोगों के लिए और भी इस प्रकार के सेशंस लूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, स्कोर कितना आ रहा है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं। तो होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट 1916 के अंदर में आप लोगों का स्टार्ट हुआ था। सूरत कब स्प्लिट हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, सूरत बंटवारे का किया था ना हम लोगों ने। इसी वजह से क्वेश्चन निकलता है। 1907 के अंदर में हुआ था सूरत का बंटवारा। खेड़ा सत्याग्रह भी क्वेश्चन किया ना हमने, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, 1909 में। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी इसको कहा जाता है, 1909 के अंदर में हुआ था ये आपका, ठीक है। तो सबसे पहले सूरत का बंटवारा हुआ 1907 में, तो 2 सबसे पहले आएगा आपका। तो ये आंसर ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरा 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए? जिस भी बच्चे ने ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए वो बहुत ही आसानी से यहां पर मैं पहुंच सकता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, इसकी होम रूल लीग मूवमेंट जो है आप लोगों का, या खेड़ा सत्याग्रह, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में हुआ था, तो 4 आना चाहिए, 1 2 4, तो 2 4 यहां पर में ही दिया है आप लोगों का बी में, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर बाद में होम रूल मूवमेंट और फिर खेड़ा सत्याग्रह। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई लोग, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था। और क्या है आप लोगों का, है ना। चलिए जी, याद हो गया पूजा कुमारी जी, यही चीज है द पावर ऑफ रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना। एग्जाम में आया है बीपीएससी में 4 दिन पहले आप लोगों के। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 50वें नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब किया था? एक एक बच्चे का आंसर मेरे को यहां पर में कमेंट में चाहिए। बार बार बताया हुआ है आप लोगों को इससे पहले भी, और फिर से आप लोगों को याद करवा रहा हूं यहां पर मैं। बताइए गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब किया था? सभी के सभी जितने बच्चे हैं यहां पर में, उन सभी बच्चों का यहां आंसर आ जाना चाहिए। गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल, तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी आप लोगों की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आप लोगों की, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी फ्रेंड्स आप लोगों की 1918 में, फरवरी 1918 में। जो वहां पर में मजदूर थे, मिल मजदूर थे, उन लोगों के लिए गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। जब तक बात नहीं मानते तब तक जो है भूख हड़ताल से हटेंगे नहीं, ये बोलकर गांधी जी हड़ताल पर बैठ गए थे। तो मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कितना आसानी से जो है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहां आप रिवाइज कर चुके थे। द पावर ऑफ रिवीजन, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। रिवीजन का पावर है ये आपका। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों को ये चीज और अच्छे से समझ में आने लगेंगी।